हेलो गाइस, वेलकम ऑन यू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको आज से बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। बायोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्लास 12 का चैप्टर। क्लास 12 का जो चैप्टर है इसकी यूनिट है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। चारों चैप्टर्स में से आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज की जो हमारी यूनिट है वो है हमारी 6th यूनिट। इस 6th यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे? जीवों में जनन, पुष्पपादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन एंड जनन स्वास्थ्य। इनमें से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन एंड जनन स्वास्थ्य। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, आप 12th क्लास में है तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं, नहीं है तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपको हर एक कंपटीशन लेवल में काम आएगी, आपकी नॉलेज में काम आएगी। प्लस अगर आप 11th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है पढ़ना। तो आप अभी से अपनी नॉलेज को ग्रोथ कीजिए और ये चैप्टर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 11th क्लास में भी हैं। ये आपकी नॉलेज को और अच्छे से बूस्ट करेंगे। एंड एनसीईआरटी बुक रामबाण मानी जाती है हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम लाइक नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस में भी। हम चलते हैं हमारे चैप्टर्स की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन चैप्टर में आप कुछ ऐसी बातें सोचेंगे, सुनेंगे जो आज से पहले आप नहीं सोच पाए। इसके बारे में आप जानकर थोड़ा जिज्ञासु रहेंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, ऐसा भी होता है क्या, हमने तो कभी इसके बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इस टाइप से आप इस चैप्टर्स को पढ़ के समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पुष्पपादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पपादपों में जो हमारे जो फूल है उससे फल का निर्माण किस तरह से होता है, वहां पर लैंगिक जनन किस तरह से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव जनन। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर जनन अंग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जनन स्वास्थ्य। आप 12th में है या नहीं है, लेकिन जनन स्वास्थ्य इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है आपको आने चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके खुद के लिए। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं ये एंड इनके वेटेज भी हमारी 12th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हैं एंड बहुत इजी भी है, तो इन्हें हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जीवों में जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर का नाम सुनते ही आपको इतना सोच लेना चाहिए कि जीवों में जनन होता ही क्या है, होता ही क्या है, जीवों में जनन क्यों होता है, जीवों में जनन की अनिवार्यता क्यों हुई और क्या सारे जीव ही जनन करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जीवों में जनन क्या है? जीवों में जनन क्या है? जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जीवों में जनन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे जितने भी जीव विशिष्ट हैं इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए, यानी कि इनकी विभिन्नता को बनाए रखने के लिए, या फिर इनका जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए इनकी संख्या में वृद्धि तो आवश्यक ही थी। अब वो अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारे जीव जनन करते हैं क्या? एक ही उद्देश्य है क्या पृथ्वी पर जनन करना? इन बायोलॉजी टर्म, नॉट अदर सब्जेक्ट टर्म्स। बायोलॉजी तो आपको यही बोलती है कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ जनन। लेकिन क्या सारे ही जीव जनन करते हैं? सारे जीव जनन नहीं करते हैं। कुछ ही जीव हैं जो जनन करते हैं, कुछ जीव जनन नहीं करते हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे दिखेगा ब्रैकेट में 2 की पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है अलैंगिक जनन, एक है लैंगिक जनन। मतलब खुद बुक आपको बोल रही है कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। एक है हमारा अलैंगिक जनन, एक है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है,
उससे पहले हमें पता चल गया कि जनन क्या है। क्या है हमारा जनन? जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक है जीवन। हमारा टॉपिक है जीवन काल, लाइफ स्पैन किस तरह से होती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ जीवन काल क्या होता है? जीव की जन्म से मृत्यु तक का समय। मृत्यु कैसी? प्राकृतिक। अब हम जन्म को तो ये नहीं बोल सकते ना कि प्राकृतिक जन्म, क्योंकि हमें पता है कि जन्म तो प्राकृतिक ही होगा। लेकिन जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होता है ना, उसको हम जीवन काल बोलते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं ले सकते ना कि अगर कोई ह्यूमन है, उसकी 5 साल में डेथ हो गई या कोई 2 महीने का ही बच्चा मर गया, तो उसका जो जीवन काल था वो इतना ही था। नहीं, हम एक टोटल एवरेज लेते हैं कि ये हमारा जीवन काल है। जीवन काल से रिलेटेड हमें 2 से 3 पॉइंट समझने हैं सिर्फ। इसका आकार से कोई संबंध नहीं है। आकार से कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एक है हमारा तोता और एक है हमारा कौवा। दोनों लगभग देखने में सेम सेम लगते हैं, साइज उनका सेम सेम है, लेकिन उनका जो जीवन काल है ना वो अलग अलग है। जीवन काल दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक आम का पेड़ और एक हमारा बरगद का पेड़। दोनों का आकार यानी कि विशालकायता लगभग एक जैसी है, लेकिन जो हमारा बरगद का पेड़ है 2500 साल जिंदा रहता है लगभग, और जो हमारा आम का पेड़ है 100 से 150 साल जिंदा रहता है। तो दोनों के आकार एक से हैं, लेकिन इनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नता है वो अलग अलग है। किस में विभिन्नता? जीवन काल में विभिन्नता। अभी हमने देखा कि जीवन काल क्या था हमारा? जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय हमने क्या बोला? जीवन काल बोला। जीवन काल प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवन काल कई दिनों से लेकर और कई हजारों वर्षों तक हो सकता है, लेकिन हमने इतना भी अभी देखा था कि जीवन काल आकार और जटिलता के अनुरूप कोई संबंध नहीं रखता है। देखते हैं हम किस तरह से। फर्स्ट इमेज देखिए, हमारा तोता और कौवा। तोते और कौवे का आकार लगभग समान होता है, लेकिन कौवे का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष, और तोते का जीवन काल कितना है हमारा? 140 वर्ष। आकार समान है, लेकिन जीवन काल में कितना बड़ा अंतर है। उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आम के वृक्ष का जीवन काल कितना है? 200 वर्ष, और पीपल के वृक्ष का जीवन काल कितना है? 2500 वर्ष। तो इनका आकार लगभग सेम है, लेकिन जीवन काल कितना है? बहुत बड़ा अंतर है दोनों के जीवन काल में। हमारा गुलाब का पौधा 5 से 7 साल जिंदा रहता है, तितली 1 से 2 हफ्ते, गाय 20 से 25 साल, केला 25 साल, हमारा कुत्ता 10 से 15 साल एवं हमारा हाथी 60 से 90 साल जिंदा रहता है। अब इनके आकार अलग अलग हैं एवं इनके जीवन काल भी अलग अलग है, और ये हमारा एक विशिष्ट लक्षण है। किसका विशिष्ट लक्षण है? हमारा जनन का विशिष्ट लक्षण। अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में और भी इमेज दी हुई है, जैसे फल मक्खी, इसका जीवन काल कितना है? 30 दिन। बरगद के पौधे का जीवन काल कितना है हमारा? 200 से 300 साल। कछुआ, इसका जीवन काल कितना है हमारा? 100 से 150 वर्ष। घोड़ा हमारा है 60 वर्ष का। मगरमच्छ है हमारा 60 वर्ष का। धान यानी चावल हमारा होता है 3 से 4 मंथ का। तो हमने देखा कि जीवों के जीवन काल में कितना अंतर है, और यह हमारे आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। अब हम इससे नेक्स्ट देखेंगे जनन के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं। अब हम देखने वाले हैं जनन के मूलभूत लक्षण
बेसिक फीचर्स क्या है हमारे जनन के लिए? जनन के लिए 3 बेसिक फीचर्स हैं हमारे। फर्स्ट है कोशिका विभाजन, सेकंड है हमारा कोशिकीय पदार्थों का द्विगुणन एंड थर्ड है हमारा जनन इकाइयों का निर्माण। तो हम हमारा फर्स्ट देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। मान लीजिए कि एक कोशिका है, उसमें 2n गुणसूत्र है। ये मात्र कोशिका है, यानी कि पेरेंट सेल्स है। जब ये अपना डिवीजन करेगी तो ये 2 सेल बनाएगी। अगर ये समसूत्री कोशिका से विभाजन हुआ है ना, इन कोशिकाओं में बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समान होगी। समान होगी तो हमारा जीन विनिमय नहीं हुआ, पुनर्संयोजन नहीं हुआ, तो कोई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती है। मतलब कि ये अपने माता पिता की हूबहू कॉपी होते हैं। इसलिए समसूत्री विभाजन को हम सम विभाजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सम विभाजन। नेक्स्ट हमारा है कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रकार? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें मतलब कि हमारे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोई भी कोशिका है हमारी 2n। क्या है हमारी कोशिका? 2n। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। मतलब कि अगर कोई 2n है तो वो n हो जाएगा, यानी कि 46 गुणसूत्र है, किसी में 23 हो जाएंगे। अब कोई भी नई कोशिका बनेगी, यानी कि ये n किसी n से जुड़कर किसी नई कोशिका का निर्माण करेगा, तो उसमें क्या होगा? जीन विनिमय होगा, पुनर्संयोजन होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, नए प्रकार का जीव बनेगा और जीव अपनी मात्र कोशिका के समान नहीं होगा। तो ऐसा प्रकार का विभाजन क्या है हमारा? अर्धसूत्री विभाजन। आधी हो गई तो इसलिए इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन। क्या बोलते हैं हम? तो अगर हमें आनुवांशिकता चाहिए, आनुवांशिक विभिन्नता चाहिए किसी जीव में, तो हमें किस प्रकार का विभाजन करवाना है? हमारा न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करवाना है। अगर हमें कॉपी चाहिए हूबहू, तो कॉपी हमें कहां से मिलेगी? समसूत्री विभाजन से मिलेगी। आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिकीय पदार्थों का द्विगुणन। अगर कोई भी कोशिका गुणन करेगी, मतलब कि अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, तो उसके पास जो उनके आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, इनकी संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो 2 कोशिका बना पाएगी या 4 कोशिका बना पाएगी विभाजन के द्वारा। अगर वो अपना द्विगुणन नहीं करेगी तो वृद्धि नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा जनन इकाइयों का निर्माण। जनन इकाइयों का निर्माण, मान लीजिए युग्मक या फिर कोई बर्ड या कोई कोशिका जो कि जनन का काम करेगी, अगर उसका निर्माण नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। अब इन जनन इकाइयों का निर्माण किस तरह से हो सकता है? एक हमारे रूपांतरीय प्ररोह से हो सकता है, एक हमारे अरूपांतरीय प्ररोह से हो सकता है। किसी भी तरह से हो, जनन इकाई का निर्माण नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। अगर जनन इकाई नहीं बनती है तो जनन नहीं होगा, तो वो क्या है? हमारा निर्जीव है। बेसिक फीचर है हमारे सजीव होने का कि अगर आप जनन करेंगे तो आप सजीव हैं, नहीं तो आप निर्जीव हैं। अब हम देखेंगे जनन के प्रकार क्या होते हैं, जो कि हमारा जो बुक है उसमें पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है कि इस चैप्टर में आपको की पॉइंट्स में दिया हुआ है कि 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि जनन के प्रकार क्या होते हैं। जनन को आप वैसे तो 3 प्रकार का बोल सकते हो, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे। आपको पता चल जाएगा तीसरा प्रकार किस तरह से है,
और क्यों है, क्यों बोला जाता है। चलो अब हम देखते हैं जनन दो प्रकार का होता है। एक है हमारा अलैंगिक जनन, एक है हमारा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमारे एंड हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, छोटे छोटे की पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। फर्स्ट, एक जन की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, एक जन की प्रक्रिया, यानी कि आपको या तो नर चाहिए या मादा चाहिए। वैसे नर की ज्यादा तक जरूरत नहीं होती है, जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं उन्हें तो सिर्फ एक जन की प्रक्रिया है ये, यानी कि एक ही जनक चाहिए, आपको दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए अलैंगिक जनन में। समय कम लगता है, समय की भी बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, हमारे जो हमारे कोश के पदार्थ होते हैं उनकी बचत हो रही है हमारे। इसमें युग्मक निर्माण तो होता है लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता। ये हमारा क्या है अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के बाद में आपको एक और चीज समझनी है, वो क्या है, लैंगिक जनन देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाला लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या है, द्विजन की प्रक्रिया है, हमें दो पार्टनर चाहिए होते हैं, एक नर और एक मादा। इसमें समय काफी अधिक लगता है, युग्मक निर्माण होगा और युग्मक संलयन भी होगा। युग्मक संलयन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब आप सोचिए कि दो प्रकार के जनन थे, एक है अलैंगिक जनन, एक है लैंगिक जनन, लेकिन ऐसा क्या चाहिए था प्रकृति को कि जहां समय कम लग रहा है, जहां पे सामान कम लग रहा है, हमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी प्रकृति में अलैंगिक जनन को इतना महत्व ना देकर लैंगिक जनन को महत्व दिया। क्यों दिया, ऐसा क्या था जो अलैंगिक जनन में नहीं था लेकिन लैंगिक जनन में था। वहां विभिन्नताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, टाइम ज्यादा लग रहा है, मटेरियल ज्यादा लग रहा है, फिर भी जीवों में हमें लैंगिक जनन की जरूरत पड़ी। अलैंगिक जनन को हम अवॉइड करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन किस में होएगा, हमारे जो निम्न कोटि के जीव हैं, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। मोनेरा में कहा हमारे जीवाणुओं में, और प्रोटिस्टा में कहा हमारे अमीबा एंड पैरामीशियम में, एंड और भी निम्न कोटि के जीव हैं उनमें ही अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन नहीं होगा। लैंगिक जनन हमारा कहाँ होगा, उच्च कोटि के जीवों में। लेकिन ऐसा क्या था, क्या चाहिए था प्रकृति को कि हमने लैंगिक जनन को चूज किया, जबकि हम तो ऐसा करते हैं ना, जहाँ कीमत कम है या टाइम कम लग रहा है उस चीज को चूज करते हैं। तो क्या हुआ कि लैंगिक जनन में हमें विभिन्नताएं मिलती हैं, यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, न्यू सोच मिलती है, न्यू जनरेशन मिलती है। इसलिए हमारी प्रकृति ने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज किया है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज करता तो सबके सब हुबहू कॉपी होते, मैं अपनी मम्मी की, आप अपने मम्मी की, फिर वो अपने मम्मी की, कोई नई जनरेशन तो बनती ही नहीं, थॉट डेवलप नहीं होते, उनके काम भी एक तरह से होते, उनकी हैबिट्स भी एक जैसी होती, तो कुछ नया निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए हमारी प्रकृति ने क्या किया है, हमारा लैंगिक जनन चूज किया है। अब हम देखेंगे कि क्लोन क्या होता है। चलो अब हम देखेंगे क्लोन क्या होता है। क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्लोन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या होता है कि अलैंगिक जनन में बनने वाली जो भी जीव है वो अपने मातृ कोशिका यानी कि पेरेंट्स के हुबहू कॉपी होते हैं। इन कॉपी को क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आनुवांशिकी रूप से और
कारकीय रूप से जनक के समान होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। हाँ, एक और टॉपिक हमारा रह गया। टॉपिक क्या पॉइंट है छोटा सा, वो स्किप हो गया, तो हम उससे वापस ले लेते हैं। कुछ जीव हमारे अमर होते हैं, इमॉर्टल जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि ये कभी नहीं मरेंगे। तो क्या आप सोचो ऐसा कुछ होगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा पृथ्वी पर? ऐसा कोई जीव है जो कभी खत्म ही नहीं होता? टाइम लो अपना, सोचो। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये उसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस और ये इसका कोशिका द्रव। जैसे ही इसके आकार में वृद्धि हुई, ये इसके आकार में वृद्धि हो गई, तो इसके कोशिका द्रव्य का नियंत्रण कम हो गया। कौन नियंत्रित नहीं कर पाया? केंद्रक नियंत्रित नहीं कर पाया कोशिका को। केंद्रक ने क्या किया? विभाजन कर दिया। वापस केंद्रक विभाजित हो गए एंड यहां से विभाजन होके हमें दो नए अमीबा बन गए। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? देखो, यहां पर पेरेंट चेन से दो संततियां बन गई हैं, लेकिन इन संततियों में ऐसा कुछ हुआ कि पेरेंट बचा क्या? इसकी कोई डेड बॉडी मिली आपको? नहीं मिली ना। इसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो गया, यानी कि इसकी मृत्यु नहीं हुई, ये अमर है। जो हमारे निम्न जीव हैं जिनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है, जो द्विविभाजन करते हैं, है ना, दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम अमर बोल सकते हैं। लेकिन अदर जो उच्च कोटि के जीव है उनमें कोई भी अमर नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है, उसकी विधियां क्या है, उनके बारे में। हमारी बुक में इनके नेम नहीं दिए हुए हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें इसके डायग्राम्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक एक चीज दी हुई है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि उसकी विधियां क्या है। हमारी विधियां हैं, फर्स्ट है द्विभाजन। द्विभाजन को क्या बोलते हैं? हम इन इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब ये किस में होता है? हमारे होता है ये मोनेरा किंगडम है ना जो हमारा, इसमें क्या आते हैं? हमारे जीवाणु। और हमारे किस में होता है? ये प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में हमारे कौन आते हैं? हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं हमारे अमीबा एंड पैरामीशियम। अब इसमें क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। हमारे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि जो हमारा अमीबा होता है, ये क्या करेगा? हमारे न्यूक्लियस का एलोंगेशन करेगा, मतलब हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा? बड़ा हो जाएगा। हमारा न्यूक्लियस बड़ा होने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि जो हमारी मात्र कोशिकाएं हैं वो 2 संततियों में विभाजित हो गई। तो इस प्रकार का जनन क्या है? हमारा द्विभाजन है। अब हमारा नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बड़ी। मुकुलन को हम क्या बोलते हैं?
बडिंग। किस में होती है ये? हाइड्रा में। इसका अभी मैं आपको डायग्राम बता दूंगी और किस तरह से होता है वो भी बता दूंगी। उसके अलावा हमारे होता है बीजाणु जनन और कायिक जनन। क्या होता है हमारा? थर्ड क्या है हमारा? बीजाणु जनन। फोर्थ क्या है हमारा? कायिक जनन। बीजाणु जनन होता है हमारे स्पोर्स में, जैम्यूल्स में। उसका मैं आपको डायग्राम बता दूंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कायिक जनन। कायिक जनन होता है हमारे पादपों द्वारा। चलो एक पादप का डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको किस तरह से होता है कायिक जनन। ये हमारा प्लांट है। अब इसमें क्या होगा? हमारे जड़, तना, पत्ती और होते हैं हमारे पुष्प। ये जो हमारे पुष्प है ना, ये है हमारे लैंगिक जनन के अंग। यानी कि अगर पादप में कहीं लैंगिक जनन होगा तो वो कहाँ पे होगा? हमारे पुष्प में होगा। बाकी के हमारे ये जड़, तना, पत्ती हैं, यहाँ पे होता है हमारा अलैंगिक जनन। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जनन के हम 3 प्रकार भी बोल सकते हैं। अगर आप उसे अलैंगिक, लैंगिक और कायिक बोले तो भी कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप अलैंगिक जनन में ही कायिक जनन बोले तो भी ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन का भाग ही है हमारा कायिक जनन। अब जड़, तना, पत्ती क्या करती हैं? प्रवर्ध का निर्माण करती हैं, जिन्हें कि प्रोपिग्यूल बोला जाता है। ये जड़, तना, पत्ती प्रवर्ध बनाती है। प्रवर्ध आगे विभाजन करके नए पादप का निर्माण करता है। किस तरह से होता है? जड़, आलू, अदरक, शलजम, शकरकंद, है ना, इनमें हमारे किस तरह से होता है? जड़ द्वारा निर्माण होता है। तना, तना किस में? हमारा आलू, ठीक है। पत्ती, ब्रायोफिलियम और हमारी एस्परेगस। तने का एग्जाम्पल है हमारा डहेलिया। इनके हम एक एक एग्जाम्पल और अच्छे से एनसीईआरटी की बुक से अभी हम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और दिए हुए हैं हमारी बुक में। ये है हमारा हाइड्रा, ये रहा हमारा हाइड्रा, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये हमारा पेनिसिलियम और ये है हमारे जैम्यूल्स। अब पहले देखते हैं हम जैम्यूल्स में क्या होता है। ये जो है ना स्वच्छ जलीय जीव होते हैं। जब स्पॉन्जियोला में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ना, जनन शरीर के अंदर ही अंदर कई सारी कलिकाएं बनती है। देखो इस तरह की कई सारी कलिकाएं बन जाती है। इनकी आंतरिक कलिकाओं को हम क्या बोल देते हैं? जैम्यूल्स बोल देते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक जैम्यूल नए जीव का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन विशिष्ट जन की संरचना जैसे बीजाणु के निर्माण के द्वारा होता है। अब बीजाणु किस में बनते हैं? अपने क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास में बनने वाले बीजाणु क्या है? चल बीजाणु है, यानी कि ये गमन करते हैं। क्या करते हैं? ये गमन करते हैं। ये हमारा पेनिसिलियम, जहाँ क्या होता है? कॉनिडिया का निर्माण होता है और ये भी बीजाणु है, लेकिन ये किस प्रकार के बीजाणु हैं? हमारे अचल हैं। ये हमारा हाइड्रा, हाइड्रा में कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका बड़ी होती है। जैसे ये कलिका बड़ी होती है तो नए जीव का निर्माण कर लेती है और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है हमारा आलू का, फिर है हमारा अदरक का, फिर एग्जाम्पल है ये हमारा अवैक का, ब्रायोफिलियम का एंड जल हाइथिंग, जिसमें कि भूस्तारिका द्वारा कायिक जनन होता है। आलू में क्या होता है कि आलू की जो हमारी कलिकाएं हैं वहाँ से बर्ड निकलती है, ठीक है, बर्ड्स कलिकाएं निकलती है, जिन्हें हम आलू की आँख कहते हैं। जब इसे हम काट कर किसी अलग जगह पे रोपित कर देते हैं तो यहाँ से नए पादप का निर्माण होता है। अब ये जो आलू है ये हमारे कंद है। कंद ट्यूबर भूमिगत तना होता है जिसके द्वारा हमारे भोजन का संग्रहण होता है। भूमिगत तने की शाखा का अग्रस्त भाग है
जो भोजन एकत्रित करने के कारण फूलकर मोटा हो जाता है। इसकी पर्व संधियों या कलिकाओं पर आँखों या बड़ों का निर्माण होता है। जब आँख युक्त तना कंद इसके एक भाग को भूमि के अंदर रखता है तो ये कलिकाएं क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अदरक। अदरक में देखिए इस तरह से बहुत सारी पर्व संधियाँ दी हुई होती है, कलिकाएं होती है और अपस्थानिक मूल्य होती है। अब ये प्रकंद का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्रकंद, राइजोम का एग्जाम्पल है। यह प्रमुख भूमिगत बहुवर्षीय तना है। पर्व संधियों पर उपस्थित कलिकाएं वृद्धि के लिए अनुकूल ऋतु, यानी कि जब इनका मौसम आ जाता है ना, अनुकूल मौसम आ जाता है, में नए वायवीय प्ररोह के रूप में नए भागों का निर्माण करती हैं और ये नए भाग जो कलिकाएं हैं ये नए पादप का निर्माण करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा आवेग। आवेग जिसको हम क्या बोलते हैं? बुलबुल। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से नए पादप का निर्माण होता है, ये भी अपना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्ती द्वारा कायिक जनन किसमें है? हमारा ब्रायोफिलियम पत्तर चट्टा। इनकी जो ये पत्तियां है ना, ये इनमें क्या होती है? एड्स होती है, यानी कि इस तरह से खांचे बनी हुई होती है। जब ये नमी के संपर्क में आती है ना तो नई पत्रिका का निर्माण करती है, नए पादप का निर्माण होता है। किस में होता है? हमारे ब्रायोफिलियम में होता है। इसके अलावा जो पत्तियों द्वारा जनन है उसके एग्जाम्पल है हमारा एडिएटम, जिसे कि घुमक्कड़ फर्न बोलते हैं, बिगोनिया एवं कुचेल में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा जल हाइसिंथ। जल हाइसिंथ स्कॉर्निया क्रिस्पिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक बोलते हैं। इसे बंगाल का आतंक क्यों बोलते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। ये है हमारा स्कॉर्निया क्रिस्पिस, जो कि वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि बंगाल का आतंक बोला जाता है। अब इस सुंदर से दिखने वाले प्लांट को बंगाल का आतंक क्यों कहा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना जान लो कि ये जो वाटर हाइसिंथ है इसमें तीव्र गति से कायिक जनन करने की क्षमता पाई जाती है। ये हमारे बंगाल का नहीं था, इसे हम कहीं विदेश से लेकर आए। क्यों? क्योंकि इसके सुंदर सुंदर फूल, इसकी पत्तियां बहुत प्यारी लगती थी देखने में, जिस कारण हम इसे बाहर से ले आए और हमने बंगाल के जलाशयों में लाकर लगा दिया। लेकिन ये पादप था कायिक जनन करने वाला। कायिक जनन बहुत तीव्र वृद्धि से करता था, जिसके कारण इसने पूरे जलाशयों पर फैलकर कायिक जनन करना स्टार्ट कर दिया। कायिक जनन करने के बाद इसने क्या किया कि जो अपने जलाशय है उनमें पाए जाने वाली ऑक्सीजन को ये खींच लेता था, अपने अंदर सोख लेता था, जिससे क्या हुआ कि जो वहां के जलीय जीव थे जैसे मछलियां, उनकी वृद्धि होने लगी। आपको पता है कि बंगाल में क्या है, पूरा भोजन आदि किस पर डिपेंड करता है? हमारा मछलियों पर। मछलियों की मृत्यु होने लगी तो जलाशय खराब होने लगा, वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, वहां पे भुखमरी पैदा हो गई मछलियों के मरने के कारण। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जहां ये था वहां इतने तीव्र गति से वृद्धि नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? कोई भी चीज जहां होती है ना, वहां उसका कोई ना कोई प्राकृतिक प्रतिरोधक होता है, यानी कि उसका लिमिटेशन होता है, निरोधक करता होता है, जो उसे वृद्धि नहीं करने देता। हम वहां से इसे ले तो आए, लेकिन यहाँ इसका कोई निरोधक करता नहीं था। ये बहुत तीव्र रूप से वृद्धि कर रहा था, जिसने एक विकराल रूप धारण कर लिया और जिसके कारण इसे क्या कहा गया? बंगाल का आतंक कहा गया। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हमारे जो भी टॉपिक्स रह गए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास के हैं, आप किस से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नीट के लिए पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट है या 12th क्लास के स्टूडेंट है, बोर्ड है आपका, बोर्ड है तो आपका कौन सा बोर्ड है, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक और भी अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था।
आज हम अलैंगिक जनन के से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ कमेंट्स थे कि नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। तो कोर्स पूरा हो जाएगा इन जनवरी फेब तक एंड आपकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में हम हमारा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो कल का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। भूस्तारिका के द्वारा होता है, ऊपरी भूस्तारिका के द्वारा होता है, पत्र पत्रिका के द्वारा होता है या प्रकंद के द्वारा होता है। हम तो इसका आंसर क्या है, प्रकंद के द्वारा होता है। कल हमने पढ़ा था कि हमारा कायिक प्रवर्धन किस किस भाग से होता है। हमारा कायिक प्रवर्धन होगा जड़, तना, पत्ती के द्वारा। तो हमारे पत्ती में क्या था, ब्रायोफिलन है ना, एस्पेरेगस। हमारे जड़ और तने की बात करते हैं तो हम तने में जाते हैं। तने में क्या थे, हमारे आलू, अदरक, लहसुन, ये सब थे। तो इसका एग्जाम्पल किसके द्वारा होता है, हमारा प्रकंद के द्वारा होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट जैसे एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको ढंग से देखना है क्या उसके उदाहरण, एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं। क्योंकि जो एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ है वहां से आपको कोई थ्योरी नहीं दी हुई ना ज्यादा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी थ्योरी में से क्वेश्चन उठकर आएगा, तो आपको वो पढ़ना है। कल का लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा के विषय में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट है ऊपरी अंडानी और निचली गोल पुंधानी। तो इसमें हमारा ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कारा है उसमें ये वाला पार्ट अंडाशय होता है, अंडानी होती है, और निचला भाग क्या है हमारा, पुंधानी। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही है। नेक्स्ट, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की एक पौधे में उपस्थिति। तो ग्लोब्यूल क्या है, हमारा नर जनन अंग है, नर संरचना है, और न्यूक्यूल क्या है, हमारी मादा जनन संरचना है। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ऊपरी पुंधानी और निचली अंडाशय। तो पुंधानी का है क्या ऊपर, पुंधानी नहीं है, हमारा अंडाशय ऊपर। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। न्यूक्यूल नर प्रजनन संरचना है, हमारी न्यूक्यूल ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है और न्यूक्यूल हमारी मादा प्रजनन संरचना है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है, तो ये बात सही है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। हम इस चीज में बहुत बार ऐसा कर लेते हैं कि जल्दबाजी में हम गलत सही कर जाते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम उसको गलत कर देते हैं। तो गलत पूछा है तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा आंसर सही होगा सी। ये हमारी कारा की संरचना है, ये हमारा होता है न्यूक्लियस और ये हमारा होता है ग्लोब्यूल। ये हमारी नर संरचना और वो है हमारी मादा संरचना। मादा संरचना ऊपर होती है और नर संरचना नीचे होती है। इतना समझ में आया। अब हम देंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमें निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एक है वो सही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हमने कल पढ़ा था, चल बीजाणु होता है। कॉनेडी क्या होता है, हमारे अचल बीजाणु होते हैं। दोनों का मेल सही है, नहीं है। यीस्ट, यीस्ट में हमारा द्विविभाजन होता है ना कि चल बीजाणु। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है हमारा अदरक। अदरक में अंत्यभूस्तारी होती है क्या, नहीं। अभी अभी हमने संरचना समझा था कि अदरक में क्या होता है, प्रकंद से निर्माण होता है कलिकाओं का। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें क्या देखना था, सही स्टेटमेंट कौन सा था यहाँ पे। तो सही स्टेटमेंट हमारा है प्याज, जिसमें शलकंद का निर्माण होता है। तो ये आंसर हमारा सही। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, सी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखिएगा। नीट में ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं। एंड अभी तक के जो 3 क्वेश्चन है उनको पूछने का मकसद बता देती हूँ मैं। ये कारा जो कि एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ डायग्राम है, कोई थ्योरी नहीं है, वहां से पूछा गया है। तो आगे के लिए याद रखना कि हमें
हर डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर हमारा कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन हो। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। अब अदरक में कायिक प्रवर्धन, अदरक दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है सिर्फ प्रकन, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है सही को मिलाइए। मतलब जो मैंने आपको 3 पेज में डायग्राम समझाए थे ना, उन सारे डायग्राम से एक क्वेश्चन उठाया कि इनको मिलाओ और इसमें से सही कौन सा है ये देखो। अगर आपको सही पता होगा तो ही आप सही कर पाओगे ना, वरना आप नहीं कर पाओगे और अपने इस क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि यहाँ पर ए, बी और सी के नेम क्या हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा, मान लीजिए आपने डायग्राम देखा होगा एग्जामिनेशन में या फिर आपने आपकी बुक में देखा, तो आपने उसको सीक्वेंस वाइज लर्न नहीं किया, आप उसको थोड़ा ऐसे ही देखकर चले गए। अगर आपने ऐसे ही ऊपर नीचे देख लिया इसको, तो आपका ये क्वेश्चन गलत है, आपके 4 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उनकी नंबरिंग भी बहुत अच्छे से हमें देखनी है। देखते हैं हम, ये हमारा मार्केंशिया, क्या है हमारा मार्केंशिया। मार्केंशिया 2 प्रकार का होता है ना, एक लिंगी होता है, उभयलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा साथ साथ है, एक लिंगी जिसमें क्या नर अलग है और मादा अलग अलग है। तो मार्केंशिया में क्या होता है कि अगर ये जो ऊपर हमें पुष्प दिख रहा है, यही मान लीजिए, तो अगर ये बहुत सुंदर सा बना हुआ है तो ये मादा है, अगर ये बहुत ऊट पटांग सा बना हुआ है तो ये नर है। जैसे ये समझा जाता है ना कि जो गर्ल्स होती है वो ब्यूटीफुल होती है, बॉयज होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल नहीं होते, तो उससे मान के चल लीजिए कि यहाँ पे जो मादा होगा ना वो पुष्प बहुत अच्छा सा बना हुआ होगा, जो नर पुष्प होगा ना वो बहुत अजीब सा बना हुआ होगा। अब हमें ए बताना है, ये क्या है, बी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे क्या है। अब ये हमें कब पता होगा, जब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तभी हमें ये क्वेश्चन पता होगा। इसका आंसर है हमारा बी। अब देखिए कैसे, अच्छे से पुष्प बना हुआ है, स्त्री धानीधर है, ठीक है, मादा थैलस है पूरा, ये जो हमारे छोटे छोटे होते हैं ना कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, इन्हें बोला जाता है जैमा कप। तो हमारा सी क्या है, जैमाकर, और डील क्या है हमारा मूलाभास, यहां से इस तरह से मूलाभास निकले हुए होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि कल के वीडियोस में आपने कितना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कल के बेस पे जो हमने पढ़ा उनके बेस पे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपसे को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा, आपको मैं उसका रिप्लाई करूंगी, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक गलत मिलाया गया है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता कर लो कि क्या पूछ रहा है, ये गलत पूछ रहा है, जबकि शेष 3 सही है। अब एक पत्र पत्रिकाएं, पेनिसिलियम, कॉनेडिया, वाटर हाइसिंथ, ओपरीबूस्तारी, ब्रायोफिलियम, केसल पत्तियों द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जल्दी से आंसर बताओ सोचकर। क्वेश्चन क्या है ये लास्ट वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है। अब अवेग, अवेग में पत्र पत्रिकाएं होती है, सही स्टेटमेंट है। पेनिसिलियम में कॉर्निलिया बनता है, सही स्टेटमेंट है। वाटर हाइसिंथ, ओपरीबूस्तारी, नहीं, हमारा वाटर हाइसिंथ क्या था, सिर्फ बूस्तारी था, तो ये गलत है। ब्रायोफिलियम पत्तियों के द्वारा होता है ना मुकुलन, तो यहाँ पे अपना क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा आंसर गलत है। अब हम देखेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक का हमने जो भी पढ़ा है उसमें से बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन काल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक जनन। व अलैंगिक जनन। इनमें अंतर कर लीजिए, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन कीजिए, क्लोन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कीजिए कि कायिक जनन किसे कहते हैं। प्लस जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो सारे एग्जाम्पल हमको करने हैं। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है वाटर हाइसिंथ, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक बोलते हैं। ये हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस तरह से होता है वो हम अब पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन। जीवों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये कैसा होता है, द्विजनकीय होता है, मतलब कि बाई पेरेंटल होता है या सेक्सुअल होता है। अब इसमें हमें एक तो चाहिए नर, एक चाहिए मादा। अगर ये हमारे ह्यूमंस में हो रहा है तो नर में हमारे क्या चाहिए, शुक्राणु, मादा में हमें क्या चाहिए, अंडा। अगर ये हमारे पुष्प पादपों में हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, पुंकेसर, और मादा में हमें क्या चाहिए, जाया। That's it. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में क्या था, हमारे युग्मकों का निर्माण हो रहा था लेकिन युग्मक संलयन नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमारे युग्मक संलयन होता है। अब युग्मकों का निर्माण हो रहा है, युग्मक संलयन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, हमारे किसका निर्माण होगा, युग्मनज का। युग्मनज का निर्माण होने के बाद बहुत सारे विभाजन या विभेदन से हमारे जीव का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारे जीन विनिमय होता है, पुनर्योजन होता है और निर्भरबाधन होता है। अब इसे हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ये जो हमारे लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ना, ये हमारे लैंगिक जनन की प्रक्रिया बहुत जटिल मानी जाती है। हमारे जो अलैंगिक जनन था वो सरल प्रकार की विधि है, ये हमारी कैसी होती है, जटिल प्रकार की विधि। तो हम क्या लिखेंगे, ये जटिल प्रक्रिया। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे कि इसमें आनुवांशिकी गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अब गुणसूत्रों का निर्माण होगा तो किस तरह से होगा, वो अर्धसूत्रण द्वारा होगा। तो हमारे लैंगिक जनन में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा ना तो हमारा लैंगिक जनन नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। माय नेम इज रुचिजन एंड मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ।
इससे पहले हमने पढ़ लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड थोड़ा सा हम देख चुके थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं आपको फिर से क्लियर करवा देती हूँ, फिर आगे के हम हमारे पॉइंट्स पे चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमारा बाइनरी होता है। बाइनरी यानी द्विजनकी होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि जीव की जो लाइफ स्पान होती है उसमें से जीवन में कभी ना कभी एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा प्लस युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन दोनों होता है। हमारा जो अलैंगिक जनन था वहां पे तो सिर्फ युग्मक निर्माण हो रहा था, वहां युग्मक संलयन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनमें आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जीन विनिमय पुनर्योजन पुनर्संयोजन होता है। इनके कारण यहाँ पे आनुवांशिकी विकार उत्पन्न होते हैं, आनुवांशिकी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ही हम जैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है वो अपने पैतृक संतति के हुबहू कॉपी नहीं होते हैं। ये था हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन। अब हम देखने वाले हैं फेजेस इन लाइफ साइकिल। फेजेस इन लाइफ साइकिल किस तरह से होते हैं? फेजेस इन लाइफ साइकिल 3 प्रकार के होते हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा किशोरावस्था, सेकंड है हमारा जन्निक अवस्था, थर्ड है हमारा ज़िरेमान अवस्था। ये जो हमारी किशोरावस्था है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे अभी कि किशोरावस्था क्या होती है। ठीक है, किशोरावस्था को हम जोडियन फेज या फिर प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। अब इस जोडियन फेज या फिर प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि यहाँ पर कोशिका वृद्धि होती है, यानी कि जीव सबसे पहले क्या करेगा? इस काल में वृद्धि करेगा। जब ये वृद्धि अपने चरम स्पर्श पे पहुंच जाती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, उनके बाद ये पूर्ण रूप से लैंगिक जनन करने योग्य हो जाते हैं। अब भिन्न भिन्न जंतुओं में, भिन्न भिन्न पादपों में ये अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और अगर ये अवस्था यानी कि किशोर अवस्था पादपों में पाई जा रही है तो इसे हम कायिक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
गाइस, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। अब हम पढ़ने वाले हैं जनिक अवस्था, मतलब कि हमारे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है, इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जनन की प्रावस्था है। यानी कि इसमें पादप है या फिर जो हमारे मनुष्य हैं इस अवस्था में जनन करने योग्य हो जाते हैं। जो ये जनन की प्रावस्था आती है, इससे पहले कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स में, उनमें ये परिवर्तन देखने योग्य होते हैं। उनमें क्या होता है, लैंगिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। अगर यही बात हम करें पुष्पों की, है ना, तो वहां पे पुष्पन प्रारंभ हो जाता है पादपों में। तो अगर कोई भी हमारा पादप है, प्लांट है, तो उसमें पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो वो कैसी फेज है, जनिक फेज। हम बहुत अच्छे से देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट या फिर ये एनिमल अब कौन सी फेज में है, रिप्रोडक्टिव फेज में है या फिर जेनुअल फेज में है। दैट्स क्लियर। अब इसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सेकंड पढ़ेंगे हम थर्ड पढ़ेंगे हम फोर्थ पढ़ेंगे हम फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऋतुस्राव, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं मध्यचक्र, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं मौसमी प्रजक और फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं सतत प्रजनन। अगर आपको ऋतुस्राव और मध्यचक्र के बीच में बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज के लिए डिफरेंसेस समझने हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। हेलो गाइस, अब हम देखते हैं हमारा ऋतुस्राव। ऋतुस्राव में क्या होता है कि जब निषेचन होने की स्थिति नहीं होती, यानी कि जनन की स्थिति नहीं होती, जो हमारी माताएं हैं उनके शरीर से निषेचन न होने की स्थिति से उनके गर्भाशय की दीवार से एक तरल का स्राव होता है, रक्त तरल का स्राव होता है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, ये हमारी प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है, जैसे कि बंदर, लंगूर और ह्यूमंस में। मध्यचक्र में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन पीरियड होता है इस टाइम। तो रिप्रोडक्शन पीरियड के टाइम में क्या होता है कि इनकी बॉडी से हीट जनरेट होती है, जो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस करता है कि आपको रिप्रोडक्शन करना है। इनमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो इन्हें बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करने के लिए सहनशील बनाते हैं। इनमें क्या होता है कि बॉडी हीट अप हो जाती है एंड मेल फीमेल के नजदीक चला जाता है। ये किन में पाया जाता है, हमारा नॉन प्राइमेट्स मादाओं में, जैसे कि हमारा कुत्ता, गाय, लाइक दैट। मौसमी प्रजनक क्या होते हैं, सीजनल ब्लीडर्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं हम मौसमी प्रजनक को, सीजनल ब्लीडर बोलते हैं। जैसे हमारी छिपकलियां हैं, तो ये पूरे साल भर तो ब्लीडिंग नहीं करती है, मतलब कि जनन नहीं करती है, प्रजनन नहीं करती है। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम ये प्रजनन करते हैं। उसी तरह से कुछ हमारी पक्षी भी हैं, टर्कीज भी हैं, जो सीजनल ब्लीडर्स होते हैं, यानी कि एक निश्चित अवधि में जनन करते हैं। अब वो वर्षा ऋतु हो सकती है, ग्रीष्मकालीन हो सकती है, या फिर हमारी सर्द ऋतु हो सकती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सतत प्रजनन। इन्हें किसी ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग करने के लिए इन्हें किसी मौसम की जरूरत नहीं है। ये किसी भी मौसम में ब्लीडिंग कर देते हैं, लाइक प्रजनन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग। हमें किसी सीजन की जरूरत नहीं है प्रजनन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी जीर्यमान अवस्था। जीर्यमान अवस्था को समझने से पहले आपके
इसी अवस्था में एक और टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपके अंतर दिए हुए हैं। ये पुष्पन की अवस्था है ना, इसके आधार पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है हमारा ये जो हमारे पुष्पन की अवस्था है, इसके आधार पर हमें 2 पॉइंट्स और पढ़ने हैं। एक है हमारा बहुफली पादप, एक है हमारा संकृत फली पादप। ये जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी ना अब, तो इसमें मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बिटवीन करवाऊंगी, यानी कि मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक में क्या अंतर है, ऋतुस्राव और मधुचक्र में क्या अंतर है, बहुफलनी पादप और संकृत फलनी पादप में क्या अंतर है, हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो जो हमारी वीडियो होगी नेक्स्ट वाली, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां से डिफरेंसेस बिटवीन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन बता देती हूँ इसके बारे में। बहुफलनी पादप क्या होते हैं, जो बहुवर्षीय होती है और हर साल पुष्पन उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। लेकिन संकृत फली पादप क्या होते हैं, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रोबलेंथस कोन्थियाना, जो कि 14 वर्ष में पुष्पन करता है, उसकी अवधि, और उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जीर्यमान अवस्था। चलिए अब हमारा कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं, जीर्यमान अवस्था। जो हमारी जीर्यमान अवस्था है, इसको हम पश्च जन्य अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जीव अपने शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका उपापचय करने लग जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में कुछ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ह्रास होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जैसे जैसे ह्रास होते जाते हैं, तो अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, और जीव की मृत्यु हो गई। तो ये हमारे जो 3 पीरियड्स थे, कौन कौन से थे, फेजेस कौन कौन से थे, एक हमारा था किशोरावस्था, एक हमारा था जनिक अवस्था, एक हमारा था जीर्यमान अवस्था, यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब आप एक नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट्स कि ये जो हमारी किशोरावस्था थी, जनिक अवस्था थी, या फिर हमारी जीर्यमान अवस्था थी, इन तीनों ही अवस्थाओं के लिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, कुछ लैंगिक हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जरूरत होती है। अब हम देखने वाले हैं जनन की घटनाएं, यानी कि जनन किस तरह से होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, यानी कि हमारा युग्मक निर्माण तो हो जाएगा, उसके बाद में क्या क्या होता है तो हम उसे देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। Hello guys, welcome to ड्रीम क्लासेस। टुडे we will discuss about लैंगिक जनन की घटनाएं, रिप्रोडक्टिव फेजेस क्या क्या होते हैं। हमारी 3 रिप्रोडक्टिव फेज है बच्चा हमारी। फर्स्ट है हमारी निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सेकेंड है हमारी निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, एंड निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड्स। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। ये है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, ये है हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड ये है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर अब इसमें क्या होता है, ठीक है,
अब हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ निषेचन पूर्व घटना के बारे में, यानी कि निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निषेचन से पहले क्या क्या होता है। पहले तो हमें युग्मक चाहिए। हमने पढ़ा कि हमें लैंगिक जनन करना है तो हमें युग्मक संलयन करना होगा, है ना। तो युग्मक संलयन कब होगा? जब हमारे पास युग्मक होंगे। तो हमें निषेचन के लिए युग्मक जनन करना होगा। युग्मक जनन की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस। अब ये हमारे युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे होमोगैमेट्स, एक होते हैं हमारे हेट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स यानी कि समयुग्मजी, हेट्रोगैमेट्स यानी कि हमारे विषम युग्मजी। ये जो हमारे होमोगैमेट्स होते हैं ना, ये आकार और संरचना में समान होते हैं, यानी कि इन दोनों की साइज एंड शेप क्या होती है? इक्वल होती है। विषम युग्मक की में क्या होता है? इनकी साइज एंड शेप इक्वल नहीं होती, इनके वर्क भी इक्वल नहीं होते। यानी कि इनमें क्या होगा? या तो नर बड़ा होगा या फिर मादा बड़ी होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा मादा का आकार ही बड़ा होगा या फिर नर का आकार ही बड़ा होगा। चलिए हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले, ठीक है। हमारा होमोगैमेट्स का एग्जाम्पल है सुना होगा आपने क्लेमाइडोमोनास का नाम। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ क्लेमाइडोमोनास। इनमें क्या होता है? कशाभिकाएं होती है क्लेमाइडोमोनास में। इसलिए किस प्रकार का जीव है हमारा? चल प्रकार का जीव है। और हमारा इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कवक। कौन सा कवक? सिनकाइट्रियम। एंड हमारा राइजोपस, क्लेडोफोरा शैवाल के समयुग्मक। दैट्स क्लियर। होमोगैमेट्स में क्या होगा? हमारी आकार, संरचना और कार्य इक्वल होते हैं। हमारे कुछ एग्जाम्पल है कवक, सिनकाइट्रस, राइचोपस एंड क्लेडोफोरा शैवाल के समयुग्मजी। इनमें क्या होता है? ये हमारा क्या है? चल प्रकार का। चल प्रकार का क्यों है? क्योंकि इसमें कशाभिकाएं पाई जाती है। क्लियर? दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा हेट्रोगैमेट्स। क्या देखेंगे अब हमारा? इनमें क्या होते हैं? गैमेट्स आकार, कार्य एवं आकृति में समान नहीं होते। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ह्यूमन का ही लेते हैं। ये हमारा है ओव्यूल। क्या है ये हमारा? यानी कि अंडाणु। एंड हमारा शुक्राणु जो कि एक चम्मच के आकार का होता है, बहुत छोटा होता है। ये हमारी शुक्राणु की स्ट्रक्चर।
हमारी मादा क्या होती है? अचल प्रकार की। एंड हमारा नर क्या होता है? चल प्रकार का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्या? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का है। कोशिका विभाजन है हमारा, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, एक हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या हमारी आधी हो जाती है, और समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो हमारा ये टॉपिक ले रहे हैं हम, दो प्रकार का विभाजन है। एक है हमारा अर्धसूत्री, एक है हमारा समसूत्री। अब ये समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो इस प्रकार का विभाजन हमारे कहाँ पाया जाता है? शैवालों में एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ये अगुणित प्रकार का होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड, गुणसूत्रों की संख्या आधी। एन हमारा अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? शैवाल और ब्रायोफाइटा में ही हो गया, तो ये क्या होगा हमारे एरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म। यानी कि जो हमारे उच्च कोटि के जीव हैं उनमें हमारे अर्धसूत्री विभाजन, एंड निम्न कोटि के जो पादप हैं, जीव हैं, उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता के बारे में कि जीवों में लैंगिकता किस प्रकार की होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता किस तरह से होती है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहां हमने पढ़ा था युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे युग्मक निर्माण होता है, इसी से ही रिलेटेड है हमारी जीवों में लैंगिकता। हमारा युग्मक बनने के बाद युग्मक में होता है संलयन। यानी कि दो युग्मक आपस में मिलेंगे। अगर ये युग्मक निर्माण में संलयन हो रहा है तो समजालिक क्या है एंड विषमजालिक क्या है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होती है। जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप नोट्स नहीं खरीद सकते हैं तो आप उसको साथ के साथ में लिखते जाइए, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता हम पढ़ने वाले हैं। जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी समजालिक, एक है हमारी विषमजालिक। समजालिक हमारी पाई जाती है निम्न श्रेणी के जीवों में। किसमें पाई जाती है? निम्न श्रेणी के जीवों में। विषमजालिक हमारी पाई जाती है उच्च श्रेणी के जीवों में। अब मैंने आपको बताया कि युग्मक बनने के बाद युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। अगर युग्मक संलयन हो रहा है और दो युग्मक आकार की में समान है तो वह होंगे समजालिक
अगर वो आकार के में अलग अलग प्रकार के हैं तो वह होंगे विषमजालिक। डेफिनेशन क्या है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में आकार के रूप से समान युग्मक समजालिक एवं आकार के रूप से विभिन्न युग्मक विषमजालिक। यह प्रक्रिया उच्च श्रेणी में के जीवों में और यह निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल्स तो क्या है? हमारे ह्यूमंस, मनुष्य, एंड इसका एग्जाम्पल है हमारे कवक। क्या है? हमारे कवक। दैट्स क्लियर। समजालिक एंड विषमजालिक सबको क्लियर हो गया है? अगर सबको क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में रेज योर हैंड्स। ओके, आवाज वगैरह सब क्लियर है? आज की तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उच्च पादपों में लैंगिकता। उच्च पादपों में लैंगिकता को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि उच्च पादपों में लैंगिकता किस तरह से होती है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताती हूँ। ये हमारा है वर्तिकाग्र, ये है हमारी वर्तिका और ये है हमारा अंडाशय। अंडाशय के अंदर है हमारा बीजांड। इस पूरे भाग को मादा जनन अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मादा जनन अंग। नेक्स्ट हमारा ये जो अब मैं बना रही हूं ये है नर जनन अंग। क्या है? ये हमारा नर जनन अंग। ये हमारे पराग कोश हैं। इन पराग कोश में होते हैं हमारे पराग कण। ये हमारा योजी और ये हमारा पूतंतु। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को के लिए ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। दैट्स हमारे पोलन ग्रेन, पोलन सेक, कनेक्टिव एंड दैट्स इट्स और फिलामेंट। अब हमारे जिसके ऊपर हमारा पुष्प स्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये हमारे बाह्य दल और ये हमारे दलपुंज। ये होते हैं अट्रैक्टिव यानी कि कलरफुल होते हैं ताकि ये अपने हमारे जो कीट है उनको परागण के लिए अट्रैक्ट कर सके। अब ये इतना सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया? ठीक है, ये हमारा जो मादा जनन अंग है और ये जो हमारा नर जनन अंग है, दोनों ही अगर एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वो पुष्प होता है हमारा द्विलिंगी पुष्प। कौन सा पुष्प होता है वो? हमारा द्विलिंगी पुष्प। अब ये द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल क्या हैं? दो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं आपको। एक है हमारा गुड़हल, एक है हमारा शकरकंद, हमारा स्वीट पोटैटो। गुड़हल हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए आप आपके आसपास से कहीं से भी गुड़हल का प्लांट लीजिए, उसमें से फ्लावर लेकर आइए और उसका डिसेक्शन कीजिए। देखिए कि वहां पर कितने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कितने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसकी टीएस कट कीजिए। हमारे जो बाह्य दलपुंज है उनकी कितनी संख्या है, वो आपस में किस तरह से अटैच है, वहां पे हमारे पराग नली बन रही है तो कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है। तो इसका प्रैक्टिकल आप अपने घर पर खुद कीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए इजी हो। एक क्वेश्चन पक्का आता है गुड़हल से प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिर है हमारा एक लिंगी पुष्प। अगर मान लीजिए कि किसी पुष्प में
सिर्फ मादा जनन अंग है या फिर सिर्फ नर जनन अंग है, तो पुष्प कैसा होगा? हमारा एक लिंगी पुष्प होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा है उभयलिंगाश्री। कोई भी प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है या फिर बहुत छोटा सा प्लांट है, अगर उसमें ये हमारा प्लांट है, इसमें यहां पर तो फूल है वो है हमारा फीमेल, और यहां पर जो फूल है वो है हमारा मेल। यानी कि पुष्प तो एक लिंगी है, लेकिन उस प्लांट में मेल फ्लावर भी है एंड फीमेल फ्लावर भी है, तो वो कैसा हुआ? उभयलिंगाश्री। एग्जाम्पल कुकरबिट्स, नारियल, मक्का। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम एक लिंगाश्री। पूरे प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर है तो वह एक लिंगाश्री है, पूरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है तो एक लिंगाश्री है। अब किस में होता है ये? हमारे खजूर एंड पपीता में। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अब मैं आपको कारा के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं आपको कारा का डायग्राम किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब बताऊंगी। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कारा और मार्केशिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, ये मान लीजिए। क्लियर। हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व आउट करेंगे धीरे धीरे। जब हमारा एक क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा तब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब आपको मिल जाएंगे। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बायो की क्लास की। तो ठीक है, चलिए अब हम कारा का डायग्राम बनाना देखते हैं कि कारा कैसा होता है। सब अपने पेन पेपर ले लीजिए, ठीक है, पेंसिल ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बुक में से देख के कि कारा का डायग्राम किस तरह से बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कारा का डायग्राम।
हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये पार्ट है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओगोनियम और इसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम। क्या बोलते हैं हम इसको? ओगोनियम। इसको क्या बोलते हैं हम? हिंदी में बोलते हैं नुकुल और इसे बोलते हैं ग्लोब्यूल। चलिए अब हम हमारे कारक को समझते हैं। ये हमारा कारक का डायग्राम है। आपको एक छोटा सा देखने को मिलेगा, बिल्कुल इतना सा ये स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसके इतने छोटे से पार्ट को कट करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो स्ट्रक्चर होती है। दो स्ट्रक्चर, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन है तो हमारा कारक क्या है? उभयलिंगाश्री है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद ये रहा हमारा कारा वेलिची। कारा ही है, इसकी एक स्पीसीज है, वो एक लिंगाश्री है। कारा सारे क्या है? बहुलिंगाश्री है, लेकिन कारा वेलिची क्या है? हमारा एक लिंगाश्री। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, इसको बोलते हैं हम ओगोनियम। ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम, हिंदी में बोलते हैं हम ग्लोब्यूल, और इसे हम बोलते हैं नुकुल। जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे इससे रिलेटेड, वहां जाइए आप क्वेश्चंस देखिए, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन है और हूबहू कॉपी वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई दूसरी दुनिया से तो क्वेश्चन बन के आता नहीं है ना, आप जो पढ़ेंगे वहीं से ही क्वेश्चन आता है। दैट्स क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मार्केंशिया के बारे में। ओके, तो अब हम बनाते हैं मार्केंशिया। डायग्राम जिस तरह से मैंने बनाया था आप भी उसे सिर्फ थोड़ी सी देर में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जो 3 घंटे मिलेंगे उनमें आपको सिर्फ डायग्राम ही नहीं बनाने हैं, आपको थ्योरी पोर्शन भी लिखना होता है। अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। एक वीडियो बनाऊंगी मैं कि आप किस तरह से अपने टीचर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक अच्छे मार्क्स देकर जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने बहुत अच्छा लिखा भी है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो हमारी जो वीडियो होगी वो इस पर भी होगी, तो आप मुझे बताइएगा कि उसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं हमारे मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या होता है? एक लिंगी होता है, यानी कि जो हमारा नर पुष्प है और जो हमारा मादा पुष्प है वो दोनों अलग अलग होते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए डायग्राम बनाते हैं अब हम। एक मैंने बहुत गंदा बनाया है,
एक मैंने बहुत सुंदर बनाया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं। सेम यही डायग्राम बनेगा वापस, तो इसको मैं नहीं बना रही हूँ, सेम यही होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा सुंदर सा फूल दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं अब हम देखते हैं क्या होता है। जो हमारा मार्केंशिया है वो हमारा एक लिंगाश्री है। इसमें क्या होता है, फीमेल अलग है हमारी और मेल अलग है। ठीक है, अब इसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो बहुत सुंदर सा होता है, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से सुंदर सा बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियोपॉर। और जो हमारा मेल है वो गंदा सा बना हुआ होगा, इतना क्लियर नहीं होगा, तो वो क्या होता है हमारा आर्चियोपॉर। ये हमारा स्त्रीधानीधर, ये है हमारा मेल पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये हमारे ये जो निकले हुए हैं ये हमारे मूलाभास, जो कि हमारा जो भी न्यूट्रिशन है, जल है, खनिज पदार्थ है, इनको एनवायरमेंट से जो हमारे प्लांट है इस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये इसका क्या है, पादप काय। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवाया हुआ है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी आप उसको ओपन कीजिए और यहाँ से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं युग्मक स्थानांतरण किस तरह से होता है। क्या देखने वाले हैं हम, युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए, अब हमने युग्मक स्थानांतरण में देखना है हमें, शैवाल में किस तरह से होता है, ब्रायोफाइटा में किस तरह से होता है, जिम्नोस्पर्म में किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि युग्मक स्थानांतरण होता क्या है, क्या होता है युग्मक स्थानांतरण में। हमारे युग्मक बने, युग्मक को संलयन करना है तो वो दूसरे युग्मक से जाके मिलेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। युग्मक संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। दैट्स क्लियर। निषेचन हमारा दो प्रकार का है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल जो हमारा ये फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, इसके बीच में अंतर मैंने बताया हुआ है। अभी आगे आपको इनके बीच में अंतर पता चलेगा। आपकी जो बुक है फर्स्ट चैप्टर में जितने भी डिफरेंसेस बिटवीन दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मैंने खुद अपने हाथों से लिखकर सेल्फ नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अभी आपको जो थोड़ी देर बाद है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं शैवाल, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में युग्मक स्थानांतरण किस तरह से होता है, यानी कि युग्मकों का मेल किस तरह से होगा। शैवाल क्या करते हैं, अपने युग्मकों को वातावरण में छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, शैवाल युग्मक को वातावरण में छोड़ देंगे। अब वो भगवान भरोसे है, आपस में संलयन करे भी और
ना करें। शैवालों में क्या होता है, दोनों युग्मक चल प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके अंदर नर भी चल प्रकार का है और मादा भी चल प्रकार की। दैट्स क्लियर? ओके। चलिए अब हम देखते हैं हमारा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में किस तरह से युग्मक स्थानांतरण होता है। ब्रायोफाइट में क्या होता है कि जो हमारी मादा होती है वो होती है अचल और जो हमारा नर होता है वो होता है चल। ये दोनों अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं, यानी कि ये हमारा कोई भी पॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें हमारी फीमेल भी अपने युग्मक छोड़ देगी और हमारा मेल भी अपने युग्मक छोड़ देगा, ठीक है। कहाँ छोड़ेंगे ये, जल में। दोनों चल हैं, आपस में संलयन करेंगे। इस प्रकार के संलयन को, जो कि युग्मक स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है, उसको हम जूडियोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूडियोगैमी। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा कि अगर जल में युग्मक स्थानांतरण हो रहा है तो वो हमारा क्या है, जूडियोगैमी। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, जो हमारी फीमेल होती है वो क्या होती है, अचल होती है। जिम्नोस्पर्म में क्या होगी, जो हमारी फीमेल होगी वो अचल प्रकार की होगी, यानी कि गमन नहीं करेगी। और जो हमारा मेल होगा चल प्रकार का होगा। एनवायरमेंट में होगा, जो हमारे कीट हैं या फिर इनके माध्यम से होगा, मतलब कि इन दोनों के मध्य क्या होगा, परागण होगा। क्या होगा, हमारे परागण होगा, पॉलिनाइजेशन होगा। अब इसको क्या बोलते हैं हम, साइफोगैमी। अगर जल के माध्यम से हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं जूडियोगैमी। अगर हमारे परागण के माध्यम से हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइफेनोगैमी। दैट्स क्लियर। फिर हमारा निषेचन। युग्मक संलयन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन हमारा दो प्रकार का है, एक है हमारा आंतरिक निषेचन, एक है हमारा बाह्य निषेचन। इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। दैट्स क्लियर। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। चलिए अब हम देखने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद में क्या घटना होती है वो हम देखने वाले हैं। क्लियर। चलिए, निषेचन के बाद में दो घटनाएं होती है। क्या होती है, दो घटनाएं होती है। दोनों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अभी। निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी है, दो घटनाएं। जाइगोट बनेंगे, यानी कि हमारा जो जाइगोट्स है वो तो बहुत इजीली बन जाते हैं। जैसे हमारा युग्मक संलयन हुआ, निषेचन हुआ, तो क्या होंगे, दो युग्मक यानी कि गैमेट्स दो युग्मक मिलेंगे। अब ये आकार के रूप में समान है तो हम बोल रहे हैं समजालिक, अगर आकार के रूप से अलग अलग है तो हम बोल रहे हैं विषमजालिक। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे दो युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का, युग्मनज का। अब इस युग्मनज के निर्माण के बाद में इस युग्मनज में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, बहुत सारे विभेदन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, फिर हमारा क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। दैट्स क्लियर।
अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो हमारा युग्मनज है ये क्या होता है हमारा एन, यानी कि अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं 2n, जो कि क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एंड समसूत्री विभाजन एवं विभेदन के बाद में जो हमारा भ्रूणोद्भव होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ये होता है 3n। ठीक है, यहां पे होता है त्रिसंलयन और क्या बनता है हमारा 3n बनता है। दैट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से। एंड जब भ्रूण बन जाता है उसके बाद में उसमें विभाजन विभेदन चलते रहते हैं, समसूत्री विभाजन पूरे जीवन पर्यंत चलता है। समसूत्री विभाजन से ही ग्रोथ होती है। एक छोटा सा बच्चा और आज हम लोग, ग्रोथ ही हुई है, किससे हुई है ग्रोथ, हमारे समसूत्री विभाजन एंड विभेदन से हुई है। हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, यहाँ पर खत्म है चैप्टर। इसमें अभी मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स करवाने वाली हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए नोट्स बनाए गए हैं ताकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वो टॉपिक क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। एक करवाया है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, एक है हमारा समजालिक विषमजालिक में अंतर, एक है हमारा समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ठीक है, एक है हमारा संतृप्त फली प्लस हमारा जीवन पर्यंत जो करते हैं ना, जिन्हें हम बोलते हैं बहुवर्षीय बहुपात्रीय, उसमें अंतर है। तो इस तरह से मैंने अंतर करवाए हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम्स बनाकर। तो आप उसे देखिए एंड एंजॉय द लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम एनी हाउ आप मुझसे पूछ सकते हैं। साउंड क्लियर नहीं आ रहा था थोड़े टाइम पहले, आज का साउंड होप सो क्लियर होगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, अपना नेट ठीक कीजिए, क्वालिटी खराब नहीं है। साउंड में प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इतना तेज नहीं बोल पा रही थी। आज क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं आप, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। समझने में कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपको उसी टाइम उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टेक केयर।